हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी आज की कहानी हरियाणा के पानीपत ज़िले से है। पानीपत के जीटी रोड के पास एक गौशाला मंदिर है। उसके प्रांगण में 5 सितंबर की शाम को एक लाश मिलती है, जिसका सिर्फ चेहरा जला हुआ था, जिससे साफ पता चलता है कि लाश की पहचान को छुपाने की कोशिश की गई थी और उसके आसपास कुछ सामान भी बिखरा हुआ था। एक शख्स पुलिस को इस लाश के बारे में जानकारी देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस को लाश के पास से एक मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड और पानीपत के आर्य कॉलेज का एक आईडी कार्ड मिलता है। इस आईडी कार्ड पर एक नाम लिखा हुआ था और वो नाम था ज्योति, और वो बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। उसके बाद पुलिस लाश को पानीपत के सरकारी हॉस्पिटल में भेज देती है। पुलिस को लाश के पास से जो जो चीज़ें मिली थी, लाश किसकी है ये जानने के लिए काफ़ी थी। फिर भी पुलिस पूरी तरह से कंफर्म करना चाहती थी कि ये लाश ज्योति की है। उसके लिए वो ज्योति के घर वालों को बुलाते हैं लाश की शिनाख्त करने के लिए। घर वाले भागकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं क्योंकि कल शाम से उनकी बेटी घर नहीं लौटी थी। चेहरे से तो लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस जब लाश पर मिले कपड़े, मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड और आईडी कार्ड को ज्योति के घर वालों को दिखाते हैं तो वो मान लेते हैं कि ये लाश उनकी ही बेटी ज्योति की है। पुलिस ज्योति की लाश की कुछ तस्वीरें अपने पास रख लेती है ताकि आगे चलकर कानूनी लड़ाई में इनका उपयोग हो सके। उसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के बाद ज्योति के घर वालों को सौंप देती है और 6 सितंबर को ज्योति का अंतिम संस्कार होता है। अब यहाँ एक और बात होती है, और वो ये कि इसी आर्या कॉलेज में ज्योति के साथ पढ़ने वाली उसकी एक दोस्त, जिसका नाम सिमरन था, वो भी 5 सितंबर से गायब थी। सिमरन के घर वालों को भी उसकी चिंता हो रही थी, और जब उन्हें ज्योति की लाश मिलने की खबर मिलती है तो उन्हें अपनी बेटी की और भी ज़्यादा चिंता होने लगती है कि कहीं उनकी बेटी के साथ भी कुछ गलत न हो जाए। ये पुलिस के लिए भी गंभीर मामला था कि एक ही कॉलेज की 2 दोस्त, जिसमें से एक की लाश मिल चुकी है और एक अभी भी गायब है, आखिर इनमें क्या कनेक्शन हो सकता है। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। 48 घंटे बीत चुके थे, लेकिन सिमरन का अभी भी कुछ पता नहीं चला था। 7 सितंबर को सिमरन के पिता पुलिस स्टेशन आते हैं ये जानने के लिए कि उनकी बेटी का कुछ पता चला या नहीं। सिमरन के गायब होने की रिपोर्ट वो पहले ही लिखवा चुके थे। अब यहाँ होता क्या है कि एक पुलिस वाला सिमरन के पिता से बात करते हुए ज्योति की डेड बॉडी की वो तस्वीरें दिखाता है जो उन्होंने ज्योति के दाह संस्कार से पहले ली थी, और उन्हें बताता है कि सिमरन की दोस्त ज्योति के साथ ये सब हुआ था। ज्योति का चेहरा तो जला हुआ था, लेकिन कान के आसपास का जो हिस्सा था वो थोड़ा बहुत बाकी था। अब जैसे ही सिमरन के पिता उन पिक्चर्स को देखते हैं तो वो चौंक उठते हैं और देखते ही कहते हैं, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फोटो में जो लड़की है वो ज्योति नहीं बल्कि मेरी बेटी सिमरन है। सिमरन का पिता कहता है कि मैं मानता हूँ ये कपड़े, मोबाइल और आधार कार्ड सिमरन का नहीं है, लेकिन चेहरे की बनावट और कान के आसपास के हिस्से को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ही बेटी है। अब पुलिस वालों का भी दिमाग घूम जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ज्योति के घर वालों ने ज्योति की लाश को पहचान कर उसका दाह संस्कार भी कर दिया, और अब सिमरन के पिता बोल रहे हैं कि मरने वाली लड़की ज्योति नहीं बल्कि सिमरन है। अगर यह सिमरन है तो ज्योति के घर वालों ने क्यों स्वीकार किया कि ये ज्योति है। अब पुलिस वालों को भी शक होने लगा और वो दोनों केसों को जोड़कर जांच करने में जुट गए। पुलिस जब सिमरन और ज्योति के दोस्तों से पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि पानीपत के एसडी कॉलेज में बीए थर्ड ईयर में पढ़ने वाला लड़का, जिसका नाम कृष्ण है, वो भी गायब है। पुलिस कृष्ण के घर वालों से पूछताछ करती है तो वो उन्हें बताते हैं कि उनका बेटा 5 सितंबर से गायब है। पुलिस सोचती है कि ये क्या मामला है, 2 लड़कियां और 1 लड़का, तीनों ही 5 तारीख से गायब हैं। पुलिस कृष्ण के दोस्तों से पूछताछ करती है तो कृष्ण का एक दोस्त, जिसका नाम मंजीत था, वो पुलिस को बताता है कि कृष्ण ने मुझे 5 सितंबर को गौशाला मंदिर में बुलाया था एक प्ले की रिहर्सल के लिए, क्योंकि ये लोग पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज में होने वाले प्ले या नाटकों में भाग लिया करते थे। मंजीत आगे बताता है कि मैं उस दिन कॉलेज से घर लेट पहुंचा था और जब गौशाला पहुंचा तो वहां पर ताला लगा हुआ था। ये वही गौशाला मंदिर है जहां से ज्योति की लाश मिली थी। पुलिस को ये कहानी थोड़ी अजीब लगती है। अब पुलिस कृष्ण, सिमरन, ज्योति और मंजीत के दोस्तों और पड़ोसियों से गहराई से पूछताछ करती है, जिसमें पुलिस को एक जानकारी हाथ लगती है, और इसी जानकारी के आधार पर पानीपत पुलिस की एक टीम शिमला के लिए रवाना हो जाती है। पुलिस के पास एक होटल का पता था। पुलिस होटल पहुंचती है
और रूम खुलवाती है तो देखती है कि सामने ज्योति खड़ी है और ज्योति के पीछे ही कृष्ण भी खड़ा है। पुलिस दोनों को लेकर पानीपत की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में आते आते दोनों अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। ज्योति और कृष्ण दोनों कॉलेज में 3rd ईयर के स्टूडेंट थे और कॉलेज में आते जाते दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग थी, जिसके चलते कृष्ण के घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन ज्योति के घर वाले इस शादी से इनकार कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे और दोनों हर हालत में शादी करना चाहते थे। ज्योति कृष्ण से कहती है कि अगर हम भागकर शादी कर लेते हैं तो मेरे घर वाले हमें चैन से जीने नहीं देंगे, तो हमें कोई ऐसा प्लान बनाना है जिससे हम दुनिया वालों की नज़रों में मर जाएं, लेकिन हम मरेंगे नहीं। मतलब ये कि हमारी जगह किसी और को मरना होगा। इसके लिए कृष्ण और ज्योति एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। इस प्लान के लिए ज्योति अपनी ही कद और काठी की अपनी हम उम्र दोस्त सिमरन को चुनती है और कृष्ण अपने दोस्त मंजीत को चुनता है। और इनका प्लान ये था कि हम सिमरन और मंजीत को मारकर उन्हें अपने कपड़े पहनाकर उनकी आइडेंटिटी छुपा देंगे और अपनी आइडेंटिटी उनकी लाश के पास छोड़ देंगे, ताकि हमारे पेरेंट्स को ये लगे कि ज्योति और कृष्ण की मौत हो चुकी है और हम किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी एक नई पहचान के साथ अपनी एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक शख्स के जरिए नई और फेक आईडी बनवाई, ताकि नए शहर में इन दोनों को सेटल होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब कृष्ण और ज्योति अपने प्लान को अंजाम देने के लिए 5 सितंबर का दिन चुनते हैं। ये दोनों सिमरन और मंजीत को प्ले की रिहर्सल करने के बहाने से शाम को गौशाला मंदिर में बुलाते हैं, क्योंकि शाम के समय वहाँ पर कोई नहीं होता, बिल्कुल सन्नाटा होता है। और कृष्ण ने यह भी पता कर लिया था कि अगले 3 दिन तक गौशाला में रहने वाला गार्ड भी छुट्टी पर है, लेकिन उस दिन सिर्फ सिमरन ही वहाँ पहुँच पाती है। ज्योति और कृष्ण पहले दोनों मिलकर उसका गला घोंटते हैं और जब यह कन्फर्म हो जाता है कि ये मर गई है, फिर ज्योति उसे अपने कपड़े पहनाती है और खुद उसके कपड़े पहन लेती है। फिर ये उसका चेहरा जलाते हैं और उसकी डेड बॉडी के पास ज्योति का सेलफोन, उसका आधार कार्ड और उसका कॉलेज का आईडी कार्ड छोड़कर वहाँ से शिमला चले जाते हैं। अब यहाँ मंजीत का नसीब अच्छा था कि वो उस दिन समय पर गौशाला नहीं पहुँच पाया, वरना उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता था। ज्योति और कृष्ण दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ ही महीने बाद कृष्ण की टीबी की वजह से जेल में ही मौत हो जाती है। अब अकेली ज्योति ही इस केस की गुनहगार बची थी। 2017 में ये केस कोर्ट पहुंचता है और मार्च 2023 को कोर्ट का फैसला आता है कि सिमरन सारी उम्र जेल में रहेगी। असल में मुझे लगता है कि लोग प्यार के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि किसी दूसरे की जान लेकर या किसी दूसरे का नुकसान करके आखिर वो कैसे खुश रह सकते हैं। अगर आपका प्यार वाकई में प्यार है तो जिससे आप प्यार करते हैं उसे और अपने प्यार के लिए किसी और को हर्ट कर ही नहीं सकते। अट्रैक्शन और लस्ट को प्यार समझ बैठते हैं और प्यार के नाम पर ही ना जाने कितने लोग जान दे भी चुके हैं और जान ले भी चुके हैं। अगर आप समझो तो प्यार और अट्रैक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में